खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर हमारे मेहमान हमें अभी ज्वाइन करेंगे, मगर पहले रन डाउन। बार काउंसिल्स क्यों कह रही हैं बाज़ जस्टिस जनाब याया अफरीदी साहब को कि वो ये ना यानी इसको कबूल ना करें, हालांकि अब हालिया आइन के मुताबिक तो ज़ाहिर है ये उनका हक़ है, मगर ये क्या मामला है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ एहतजाज की कॉल्स भी आ रही हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से, और दूसरी तरफ PTI ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो ये मामलात है। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा सवाल जो वो एजिटेट कर रहा है लोगों को, वो ये है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज थे या हैं, बल्कि सीनियरिटी के अतबार से तो, और जस्टिस मुनीब क्या अपना काम जारी रखेंगे। कुछ खबरें ये आ रही हैं और मियाँ साहब से हम पूछेंगे कि तमाम जजेस जो हैं वो काम करेंगे, और अभी तक ये खबर है, मगर यहाँ खबर को गलत या सही होते देर नहीं लगती, मगर अभी तक जो मेरे पास इतला है वो ये है कि ये शायद काम जारी रखें। इसके अलावा PTI में फारवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं, मगर इसमें मेरे ख्याल में फारवर्ड ब्लॉक बना लें, कुछ बना लें, इमरान खान से इन हालात में जो भी अलहदा होगा वो पॉलिटिकली उसका कैपिटल वैनिश हो जाएगा इन द थिन एयर एक लम्हे में, और ख़ान जिसको आगे करेगा वही लीडर बनेगा, क्योंकि लीडर इन्होंने खुद ही खैर से बनाया है उनको। इस पे बात करेंगे। और आखिर में ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से जो है, ब्रिक्स आपको बताता चलूँ कि एक नया बैंक जो है वर्ल्ड बैंक या IMF के मुकाबले में बना रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है, रशिया है, इस तरह के मुल्क शामिल हैं। तो उसमें क्या वो पाकिस्तान की हमायत करेगा? तो ये हैं मोटी मोटी खबरें। हमारे साथ होंगे साथ रसूल साहब थोड़ी देर के बाद, मगर मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मैं फ़िलहाल आपसे ये सवाल करूँगा, ये फरमाइए कि याया अफरीदी साहब एक मुतदिल मिजाज की और एक बड़ी अच्छी रेपूटेशन रखने वाले जज हैं, मगर जाहिर है जो बार काउंसिल्स कह रही हैं और जो PTI का मुतालबा है, तो आपको लगता है कि खुदा न खास्ता कोई एक ये तहरीक बन सकती है इस ज़िमन में जनाब मियां शाहिद साहब? काजी साहब देखें, PTI ने तो कल कोर कमेटी के इजलास में कह दिया है कि हम नए चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और अपने आप को जो न्यूट्रल रखेंगे और कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे, और हम उनके हर तरह जो है वो हमायत करेंगे। ये तो उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में कहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज जो है वो करेंगे, और एहतजाज जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अपॉइंटमेंट पर नहीं है। जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो बानी PTI की रहाई पर है। लेकिन दूसरी जानब अगर वकला की जानब देखा जाए तो हामिद खान जो है काजी साहब, वो एक बड़ा फॉलोइंग रखते हैं। उनके जो पैनल पर बहुत ज़्यादा वकला जो है वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद जो बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, इस्लामाबाद बार की बात कर रहा हूँ, वो भी उनके साथ है, पिंडी बार भी उनके साथ है, लाहौर बार भी उनके साथ है। तो एक अच्छा जो है वो यहाँ पर वकला तहरीक को तो मैं नहीं फ़िलहाल कह सकता कि बड़ी तहरीक होगी, लेकिन वकला जो हैं वो जिस दिन हल्फ होना है उस दिन हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम हड़ताल भी करेंगे और उस दिन एहतजाज भी करेंगे, और एहतजाज भी हो सकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है काजी साहब, मैंने आज देखा कि जस्टिस याया अफरीदी ने अभी हल्फ जो है 26 तारीख को उठाना है, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है अपने ओहदे में, और ये बड़ा एक प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच है, क्योंकि आज उन्होंने अपने चैम्बर में बैठे, उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग ली, माली मामलात देखे, उन्होंने इंतज़ामी मामलात भी देखे, उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस के जो हैं वो हेड्स को बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली और उनको पूछा उनसे कि यहाँ मुकदमात की सूरत हाल क्या है। ये तमाम मामलात उन्होंने आज देखे हैं। उन्होंने हल्फ उनका जो है वो 26 तारीख को होगा। आज उन्होंने मुबारकबादें भी वसूल की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनके भी चैम्बर में गए, और चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनके चैम्बर में भी गए, उनको भी मुबारकबाद जो है वो उनसे वसूल की, और चीफ जस्टिस भी उनके चैम्बर में 2 दफ़ा गए और उनको जो है मुबारकबाद दी, और उनको अपने अमले को भी मुबारकबाद दी, अमले ने उनको दी। आज जो है ऐवान सदर में जो हल्फ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और वहाँ से भी नाम मांगे गए हैं और यहाँ से भी नाम भेज दिए गए हैं। ये तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। मेरा एक सवाल हुआ एक आइनी माहिर से कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अपने जो जूनियर जो जस्टिस याया अफरीदी हैं
वो वैसे तो उनसे जूनियर हैं लेकिन अब वो सीनियर हो गए, वो सुपरसीड हो चुके हैं, तो क्या वो काम करेंगे? तो मुझे बहुत से आईनी माहिरीन की ये राय थी कि ये मामला जो है वो 25 तारीख को ही सामने आएगा, जब हल्फ होगा तो उसके बाद जो है वो सामने आएगा कि वो काम करेंगे कि नहीं। अभी तक तो जो है वो काम करना चाहते हैं। मेरी इत्तलात ये भी हैं काजी साहब कि एक मीटिंग हुई है जहां पर बाकायदा तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी पर इत्मीद का इजहार किया गया है। तमाम जजेस के हवाले से उन्होंने इत्मीद का इजहार किया है कि आप हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो जैसा भी हुआ आपको चुन लिया गया, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, हम आप पर पूरा इत्मीद करते हैं और आपके साथ चलेंगे। अब मामला ये है कि 26 तारीख को क्या 2 सुपरसीड होने वाले जज जो हैं वो रहेंगे या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुरीब की जानिब से खामोशी पाई जा रही है। आज जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई काजी साहब, जो कि हर दिन आएगी, आज एक केस आया वहाँ बरतरफ मुलाजमीन का, और वहाँ पर बरतरफ मुलाजमीन का केस था, तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक उस केस को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये केस चूँकि आइनी अदालत है और आइनी इसमें मामलात हैं, इसमें आइनी शिक्के हैं, इसलिए ये आइनी बेंच को जाएगा। तो इस तरह के रोज़ाना सवालात जो हैं वो खड़े होंगे। ये जस्टिस मंसूर ने पहले दिन भी रिमार्क्स दिए थे, आज भी रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने वो केस जो है वो आइनी बेंच को भेज दिया है। अब जो जिस मकसद के लिए आइनी बेंच बनाया था कि उस जो आइनी बेंच है वो सिर्फ आइनी मामलात को देखेगा, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो आगे बनने जा रही है, बहुत बड़ा अबहाम जो है वो बनने जा रहा है, और बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो आने को है कि वो तमाम केसेस जो हैं वो आइनी होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में होंगे, और वो सारे के सारे आइनी बेंच को जाएंगे, और वो किस तरह ये मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इन चैलेंजेस से निपट पाएंगे या नहीं। इस हवाले से जो है वो बड़ी बहस आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में रही। आज एक बड़ी डेवलपमेंट काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में और हुई, और वो ये थी कि आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के ख़िलाफ़ एक जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है, और वो शिकायत जो दायर हुई है उसमें कहा गया है कि दोनों जज साहबान ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने 12 जुलाई के फ़ैसले को तनकीद की थी, उसमें उन्होंने हद तक अमेज़ जो है वो रवैया अपनाया, और उन्होंने उसमें सुप्रीम इलेक्शन कमीशन और इदारों को उकसाया है उस फैसले के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कि उस पर अमल दरामद ना करें, इसलिए उनका मिसकंडक्ट की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए और उनके जो है वो हटाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा एक सामने चंद दिन बाद एक बहुत बड़ा केस जो है वो सामने आएगा, और इस हवाले से वकला जो हैं वो बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और वकला इस हवाले से भी एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे काजी साहब। अच्छा, नहीं ये तो ठीक आपने कहा कि ये रेफरेंस वाली आपकी ज़ाहिर स्टोरी है जो आप ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब एक और सवाल पैदा होता है, और वो जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जाहिर है ये सारी तरमीम इसीलिए की गई थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने। गोया अब जो जिन्होंने ये तरमीम की यानी पार्लिमान ने की, उन्हें क्या ख़तरात थे ये आपको भी पता है, जो जिन्हें और वो बोलते भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हमें खदशा है कहीं डब्बे ना खुल जाएं, खदशा है कि डब्बे ना खुल जाएं। ये जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि डब्बे बंद रहें, क्योंकि उन बंद डब्बों में ही शायद हमारा इक़्तिदार जो है जारी रह सकता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये एक मैं देख रहा था वन जजमेंट कास्ट जस्टिस मंसूर CJP's रोब्स, आई डोंट नो ये क्या है। तो ये कौन एक जजमेंट कौन सी है जो कास्ट करेगी मंसूर CJP साहब को जो है अपने रोब से वो डिप्राइव कर सकती है। बहरहाल ये मैंने अभी भी खबर आई है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रा मुकम्मल कर लूँ। हजूर, ये बात ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस होंगी एग्जेक्टिव ब्रांच की, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जाहिर है तीसरे नंबर के जो फाजिल जज और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं उनको जज बना दिया है। अब वो क्या चाहेंगे? क्या उनकी तो यही ख्वाहिश है, और जिस ख्वाहिश का जाते जाते इजहार अपने इस नोट में भी एक कर गए हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब कि जनाब इसको रिव्यू करें और ये सारी की सारी सीटें जो हैं ये उठा के एक ट्रे में रखें, एक प्लेट में रखें और ये उनको दे दें, क्योंकि ये लूट का माल है। और जाहिर है ये बात तो जो नए आने वाले जज हैं, जो मेरी जजमेंट है उनके हवाले से, वो इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे कि जिन्होंने अव्वल तो जिनकी अपनी फॉर्म 45 और 47 के रोले ही नहीं खत्म होते। ये जो आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो एक जजमेंट है,
जी बात करें। देखिए कायद साहब देखें, ये जो एक है मखसूस नशिस्तों वाला मामला, ये तो मखसूस नशिस्तों वाली एक जो है ना पिटीशन है। मेरी खबर एक और भी है कायद साहब कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जो हुकूमत अगर समझ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो कोई किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए कि खबर ये है कि एक मीटिंग हुई है, जो मैं मीटिंग का जिक्र कर रहा था पहले, तो वो मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया कि क्या आप जो है वो इस हवाले से जो बाहर र्यूमर चल रही हैं कि आप इनकार कर देंगे, तो आप इनकार ना कीजिएगा, आप जज बने, हम आप पर इत्मीद करते हैं, आप चीफ जज बने। नहीं, तो उस पर जो है वो तमाम जो वहाँ जज साहबान थे। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे अपने इंतहा जो अदबी कालमों के बुनियाद पे तरक्की करने वाले हमारे मोहतरम जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो एक इंतहाई दकीक नुक्ता निकाला कि जी 8-5 का फैसला था, 8 चो 5 कटो तो 3 रह गए। यानी माशाल्लाह ये लीगल इंटरप्रिटेशंस का लेवल देखें एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द डिस्कोर्स, और ये क्या मामला है और ये आगे चल के क्या नए बड़े बुरानों को जन्म देगा या बुरानों को। मुश्किल घड़ी है, मैं समझता हूँ एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा। हमारे फाजिल जो बहुत माशाल्लाह काबिल हैं, मगर जो आगे पहाड़ खड़े हैं मसाइल के, टेस्ट करेंगे एक दूसरे को कि मसाइल बड़े हैं या हम बड़े हैं। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी और खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सहाफ़ी, तज़िया निगार और एंकर जनाब अतर काज़मी साहब। जाना माना नाम, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, अब प्रोग्राम शुरू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुद कफ़ालत है बुरानों में कि समझ नहीं आता कहाँ से आगाज़ करें, मगर चलें फ़िलहाल हम आगाज़ इसी से कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं, मुबारकबाद वगैरह भी जो है दी जा रही है हमारे नए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को। मगर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जाते जाते एक बड़ी एक जो फैसला था 8-5 का, उस हवाले से कुछ अपने एतराज़ात जो हैं वो रजिस्टर करवाए हैं। और साथ ही मुझे एक और बड़ी दिलचस्प बात याद आई, जो कि एक सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक़ कालम निगार हैं, जिन्होंने कहा था जी कि 8 और 5 का फैसला है, 5 और 5 तो हो गए बराबर, पीछे रह गए 3। तो उन्होंने ये किस किस्म की लीगल रैंगलिंग और किस किस्म का ये डिस्कोर्स है, और ये और इसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। हाउ डू यू लुक एट दोज, ये जो आप चीफ जस्टिस साहब आउट गोइंग करके गए हैं और जो हाजिर सर्विस माशाल्लाह हैं जिन्होंने कहा था कि ये गैर कानूनी फैसला किया है 8 जजेस ने। जनाब अतर काज़मी साहब। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली काजी फाइज ईसा साहब का जो दौर है वो कोई सुनहरी दौर के तौर पे याद नहीं रखा जाएगा। बदकिस्मती से चाहे इंसानी हकूक के हवाले से मामलात हो जाएं, एक इलेक्शन हुआ और जमहूरियत की आपको पता है रू इलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से वो इलेक्शंस करवाए गए, फिर बल्ले के जो निशान का फैसला है, ये सब तारीख का हिस्सा है और उसी का तसलसल आपको नजर आ रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि सईद काजी साहब आप मुझसे ज्यादा जो है नॉलेज रखते हैं। आपने हर दौर में रिपोर्टिंग भी की कि कभी मार्शल्ला दौर में भी हमने इस तरह की बातें सुनी हो कि एक फुल कोर्ट बैठे 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान एक फैसला दें और हुकूमती वज़रा कह रहे हो कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, और अदालत के अंदर से जज साहिबान ये लिख के कह रहे हो कि आप इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। तो एक बड़ा तारीख दौर के तौर पे इसको याद रखा जाएगा। अब उनके होते हुए अदालत काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाते हुए जिस तरीके से एक कानून साजी हुई, उस कानून साजी से पहले 63A का फैसला आया, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सारा मामला रहा, और अब एक नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनका दौर भी एक कंट्रोवर्शियल दौर था। वो जिस तरीके से जा रहे हैं वो भी एक कंट्रोवर्शियल है, और वो जो कंट्रोवर्सी है वो उसको खत्म करके नहीं जा रहे, बल्कि जो जिस तरह नए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रोवर्सी है ये आगे चलती रहेगी। और जिस तरह आपने आपने ये बात की, आपने अब की बात की, अब मैं हाजरा पे आता हूँ। अब सवाल ये है कि मुलाकात हो गई है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो सीनियर जजेस हैं, जो जिन्हें सुपर सीट कह सकते हैं, वो भी स्टे करेंगे। इसके साथ ही जो लॉयर्स बॉडीज़ हैं
और अभी मैं बयान देख रहा था हामिद खान साहब का, बहरहाल हम तो ये नहीं कह सकते, उन्होंने कहा है कि जी ये अहदा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हालांकि उनका अब आईनी हक है, नहीं करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से ये अल्फाज नहीं कह रहा। तो ये अब आपको विल इट फर्दर बुरान को बढ़ाएगा, या हम किसी एक नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, या फिर वही नॉर्मल हो जाएगा जो न्यू नॉर्मल है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अब इस मुल्क में बहरान नॉर्मल हो गए हैं, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जो मैंने गुज़िश्ता रात भी जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके बाद किसी से मेरी बात हुई, तो मैंने एक जगह पे जिक्र किया था कि मुझे ये लगता है कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं वो ये ओहदा कबूल कर लेंगे, वो इनकार नहीं करेंगे। अब बाकी तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने खुद फैसला करना है इस चीज़ के हवाले से। तो अगर वो कबूल कर लेते हैं तो क्या दीगर जज साहिबान इस्तीफा दे देंगे? मुझे वो भी इस्तीफा देते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जो याहिया आफरीदी साहब की काज़मी साहब कोई थोड़ी सी एक कुछ सियासी बात कर लेते हैं। सर, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें जो हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला एक ज़ीरक सियासतदान जो है उनको लीड करेंगे। जैन कुरैशी के हवाले से जो शोकाज उनको आया, उस पर बड़ा ये मामला जो है वो स्ट्रांग हो गया है और शिद्दत इख्तियार कर गया है, कुछ इसमें इख्तलाफात। आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? देखिए, ये ख्वाहिशात हैं और जो बड़े अरसे से जिनका बार बार इजहार किया जाता है, पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई, इसके अलावा कोई पीटीआई नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, इमरान खान के दो लफ्ज के बाद ये बड़े बड़े जीरक और बड़े बड़े नाम ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इस वक्त इमरान खान और वर्कर, इमरान खान और अवाम, वो एक लेवल के ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने या ना बने उससे क्या असर पड़ेगा। दूसरा, जो जिस तरह शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, देखें शाह साहब ने जिस तरीके से जेल काटी है, उनकी फैमिली जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, क्या पूरी कौम ने नहीं देखा कि शाह महमूद कुरैशी को एक SHO जो है पिंडी का धक्के देता हुआ लेके गया पूरी कौम के सामने, जो मुल्क का साबिक वजीर खारजा है, इतना बड़ा सियासतदान है। तो क्या शाह साहब ने इतनी कुर्बानियां इसलिए दी हैं कि वो आके आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक लेकिन बना सर, आज जो मौजूदा क़यादत है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं ना। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो खलंडरों के हाथ में है। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, ना तजर्बाकार है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कतन कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, उनकी तर्ज सियासत पे आप यकीनन बात कर सकते हैं। आप ये देखें ना कि मौलाना के चंद MNA और सेनेटर हजरात थे और मौलाना ने जिस तरह सियासत की, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर हो जाए, असद कैसर हो जाए, ये जितने भी सीनियर लोग हैं, इनके पास 100 के करीब MNAs हैं, इनके पास एक सूबे में हुकूमत है, 200 से ज्यादा MPAs हैं मुल्क में इनके। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ये कोई बेहतर सियासत कर रहे हैं? बड़ी एक महदूद सी सियासत कर रहे हैं, बड़े खौफ के तहत ये सियासत कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त बाहर है, उनकी सियासत आपको नाकाम नजर आती है और हुकूमत को भी इस चीज का पता चल गया है। अच्छा, मियां साहब बाहर जा रहे हैं, मरियम नवाज भी बाहर जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मियां साहब वापस तशरीफ लाएंगे या फेडअप होकर लंबा स्टे करेंगे? देखिए, मियां साहब का पाकिस्तान आना खबर होती है, मियां साहब का बाहर जाना खबर नहीं होती। लंदन तो माशाल्लाह उनका अपना घर है, वो जा रहे हैं, तो आप लोग क्यों बार बार सहाफी क्वेश्चन करते हैं? मियां साहब इतने दिनों से रुके हुए थे, वो खबर थी कि उसे डिफेक्टो कैपिटल बना देना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्मतों के फैसले तो वहीं होते हैं। बहरहाल, मैं सवाल एक से और आपसे करना चाहता हूँ कि उनके अंदर भी तो देखें, जो फैसल वावडा साहब के हवाले से कुछ बात करते करते रुक गए एक प्रोग्राम में, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और फिर उसी प्रोग्राम में जो है वावडा साहब जिस तरीके से अटैक करके जो ज़बान इतने बड़े वफाकी वजीर के हवाले से कर रहे हैं, तो ये भी क्या, और पब्लिकली की है उन्होंने, सब ने सुना। तो ये इनके अंदर भी इसका मतलब है बिकरिंग है। और ये जो अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इन्हें एलियन कह लें या जो भी जो लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब हों, तो इनके दरमियान भी आपको क्या लगता है मामलात कैसे आगे चलेंगे? हुकूमती शख्सियात हैं, वो जिस तरीके से बात करती हैं कि मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, क्या हम उनको रोक सकते थे? तो वो जो एक सियासी ताकत होती है, जो एक सियासी मॉरल हाई ग्राउंड होता है या मॉरल अथॉरिटी होती है, वो इस हुकूमत के पास नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने तरमीम करवाई वो भी सबके सामने है। ना इनका वजीर खजाना अपना है, ना इनका वजीर दाखिला अपना है, ना इनके पास हाउस के अंदर मेजॉरिटी है। अपने लोग इनको कहते हैं कि जी फॉर्म 47 और 45 की बहस चल रही है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पोजीशन में है कि ये किसी के साथ कोई सख्त रवैया अपनाए। हाँ,
जिनके जो इस पोजीशन में हैं फिर वो अपनाते हैं इनके साथ सख्त रवैया। अच्छा, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ। बहरहाल बड़े हवालों से याह्या अफरीदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनकंट्रोवर्शियल हैं और बड़े धीमे मिजाज के और बड़ा एक फाइन सेंस ऑफ जजमेंट उनकी होती है, लेकिन जिस तरीके से बार्स हैं वो जो मुतहरक हो रही हैं तो और उनका मुतालबा भी ये है, और साथ ही PTI मुल्कगीर एहतजाज की बात भी कर रही है, तो ये इसका मतलब है कि ये बुरानी सूरत हाल बढ़ती रहेगी या कोई ये टर्न ले सकती है खुदा न खास्ता तल्ख, या ये दबा दी जाएगी? देखिए मेरे ख्याल में इसमें बहरान तो है। अब जिस तरीके से उनकी नामजदगी हुई, अब जस्टिस जाहिया के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो कोई कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है, एक प्रोफेशनल जज हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी ज़ात से किसी को कोई मसला नहीं है, हर कोई खैर मकदम करेगा अगर वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन जिस तरीके से वो चीफ जस्टिस बने, जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई, अगर मैं काजी साहब आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, इस कमेटी के अंदर हुकूमत वाले ये कहते रहे कि जी हम राजी कर रहे हैं साहबजादा हामिद रजा को और बैरिस्टर गौहर को कि वो भी जरूर बैठे और अगला चीफ जस्टिस जो है उसको तैनात करें। मैं हुकूमती शख्सियात को छोड़ देता हूँ, ये जो दोनों शख्सियात हैं इनके ऊपर रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में ही दहशतगर्दी के मुकदमे करवाए, दहशतगर्दी के, और अब ये कह रहे हैं कि ये बैठ के अगला चीफ जस्टिस चुने हमारे साथ। उसके अलावा फारूक एच नायक साहब, काज़मी साहब, एक बड़े मुकदमे का फैसला भी यहाँ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल फैज के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, उनको शायद बड़ी सजा या उनका कोर्ट मार्शल हो जाए और आगे आने वाले दिनों में ये नज़र भी आएगा, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या इस तनाज़ुर में देखा जाए तो PTI पर कोई मज़ीद घेरा तंग होने जा रहा है? देखिए इससे ज्यादा और क्या होगा जो इस वक्त हो रहा है 2 सालों के अंदर, आप देख लें जो कानून के साथ हो रहा है, जो आइन के साथ हो रहा है, वो सबके सामने है। ये घेरा जो PTI के गिर्द तंग नहीं हो रहा, ये घेरा मेरे और आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के गिर्द तंग हो रहा है, और ये रियलाइज करने की जरूरत है तमाम सियासी जमातों को। ये नहीं हो सकता कि जमहूरियत में आधे जमहूरियत एंजॉय करेंगे और आधों के साथ जो है अमरीत वाला सलूक होगा। नहीं, एंड ऑफ द डे सबके साथ फिर वही सलूक होगा। काज़मी साहब, एक और बड़ा अहम इशू है कि बहरहाल ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, बड़े धीमे हैं, मगर ये जितना मेला लगा है ये तरमीम वाला, ये तो बेसिकली इंसुलेट करने की कोशिश की है ना, एक हिसार तामीर करने की कोशिश की गई है। ख्वाजा आसिफ इज ऑन द रिकॉर्ड सेइंग कि हमें खदशा है कि अगर कोई और जज बन जाते या वो बन जाते जो कि पुराने तरीक़ाकार में थे तो कहीं खुदा न खास्ता वो डब्बे न खुल जाएं या इलेक्शन न खुल जाए। अब जो एक्सपेक्टेशंस हुकूमत की होंगी, जो हम समझते हैं कि एक इंतहाई डिग्निफाइड जज साहब आके बैठ गए हैं, इन्होंने ही फैसला करना है गालबन मिलके कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या होंगी, तो डू यू थिंक कि अब यानी मुझे कहना नहीं चाहिए बड़े बड़े वो इन द आई ऑफ स्टॉर्म फिर होंगे जो नए मोहतरम चीफ आए हैं? ऑब्वियसली जी उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, सबकी नजरें उनके ऊपर हैं, और जिस तरीके से मामलात चल रहे थे पहले, अगर उसी तरीके से मामलात चलते रहे तो फिर यकीनन जो है कंट्रोवर्सीज मजीद क्रिएट होंगी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब को ना बनाना, उन्होंने ऐसा कौन सा खुदा न खास्ता बात कर दी कि उनको नहीं बनाया गया? उनको इसीलिए नहीं बनाया गया कि उनकी हुकूमत खुश नहीं है। जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया उसके ऊपर हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, और वही वजह बना के मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाना। तो एक इस तनाजुर में, इस बैकग्राउंड में जब याह्या अफरीदी साहब आ रहे हैं तो यकीनन सबकी नजरें उनके ऊपर होंगी। लेकिन वो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि वो एक अनकॉन्ट्रोवर्शियल जज हैं और आइन और कानून के मुताबिक हमेशा उन्होंने फैसले किए, तो आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, जनरल फैज साहब के हवाले से अभी जिस तरह मियाँ साहब खबर दे रहे थे कि वो भी अब, क्या आपको लग रहा है कि उनके हवाले से भी कोई फैसला होगा, और उनके खिलाफ अगर फैसला आता है तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन या पॉलिटिकली जो लोग इस वक्त स्टॉर्म में हैं या मुश्किल में हैं उन पर उसके असरात हो सकते हैं?
मेरा नहीं ख्याल, टू बी ऑनेस्ट, जनरल फैज साहब के खिलाफ तो देखिए आना हुआ तो फैसला आ जाएगा, और बाकी किसी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ उनको जोड़ना या फिर किसी सियासी जमात के साथ उनको जोड़ना, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन मुझे ये होती हुई नजर नहीं आ रही कि जनाब के वो ऐसा होगा कि लेकिन सर आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और उसमें कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर जो है वो सख्त कार्रवाई होने जा रही है? मसला ये है कि पहले कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही। जो भी शख्स अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कानून तोड़ता है तो कानून तो यहाँ मौजूद हैं। जब आपके मुल्क में आए रोज नए कानून बनना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि इस मुल्क में कानून पे अमल दरामद नहीं होता। जिस मुल्क यानी में आप ये कह रहे हैं काजमी साहब, ऑन दी लाइटर नोट आप ये कह रहे हैं, मैं इशारा दे के निकलता हूँ कि वो जो सिपाही ने कहा था इस तो आगे थाना कोई नहीं, सिपाही तो थला रैंक कोई नहीं और सड़क ही कर लोगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच काजमी साहब फॉर एनलाइटनिंग अस। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। कुछ हमने मामलात को समझने की कोशिश की, बड़े गहरी नज़र रखते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और भी अहम इशू हैं, बात करेंगे ईरान पे और इंटरनेशनल जो एक सिक्योरिटी सिनेरियो है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दानश्वर जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर हैं आलमी अमूर के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज दो पहलू से बात करेंगे। ज़ाहिर है ब्रिक्स एक एमर्जिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे चाइना और रशिया जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, या यूं कह लें कि जो वाशिंगटन कंसेंसस के नतीजे में जो आलमी इदारे उठाए गए थे साम्राज्य दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अब ब्रिक्स सामने आ रहा है। तो आप पहले तो ये बताएं कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? काजी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फ्रेमवर्क तो ब्रिक्स में ये चल रहा है कि नए ममालिकों को एज ए पार्टनर कंट्रीज चुना जाए, और इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा है कि हमें पार्टनर कंट्रीज चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अभी 2023 में तो हमने ब्रिक्स की एक्सपेंशन की है, तो थोड़ा सा अरसा इसको वेट कर लिया जाए, थोड़ा टाइम लिया जाए, क्योंकि 2009 के बाद पहली दफ़ा तकरीबन ये एक्सपेंशन की गई है 10 के बाद। सो लग ये रहा है कि इंडियंस के पास इतनी चॉइस नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ एंड रशियंस ये चाहते हैं कि हम ये इस ग्रुप को एक्सपैंड करें, हम नए ममालिक को इसमें ऐड करें, ताकि हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करें जो G20 के बराबर हो, और हम ये कह सकें कि G7 एक छोटा ब्लॉक था, फिर G20 क्रिएट किया गया, तो हम एटलीस्ट एक G20 के मॉडल का एक ब्लॉक क्रिएट करें, और उसमें फिर आगे वो डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है। सो मुझे लग रहा है कि इंडिया हमारा रास्ता लंबा चौड़ा नहीं रोकेगा, वो चाहेगा कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि कोर मेंबर तो इंडिया ही है काजी साहब। हाँ, मेंबर साहब, इतना बड़ा अगर इत्तेहाद सामने आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसको चाइना और रशिया और बड़ी बड़ी ताकतें इसमें हैं, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसके लिए देखें, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक के पॉलिटिकल मॉडल्स डिफरेंट हैं। सो पता नहीं है कि चाइनीज़ अपने मॉडल पे चलते हैं, इंडियंस डेमोक्रेसी हैं, रशियंस खुद हैं, टर्की कुछ और बनेगा, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक और हैं, ईरान एक डिफरेंट चीज़ है। सो देखना यह है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है। इसीलिए कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो ग्लोबल पेमेंट मेथड है, जो कि स्विफ्ट है, उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह अल्टरनेट जो है मेथड लेके आया जाए, या फिर ये है कि डॉलर की जगह पे डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, गोल्ड ज़्यादा ख़रीदा जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या आता है, इनिशिएटिव क्या लेते हैं, और उसको कितने ममालिक जो हैं वो कबूल करते हैं। वहाँ से पता चलेगा कि इनकी ये किस तरह अपना एक फ्रेमवर्क दुनिया के सामने लेके आते हैं। सर, ये सबसे बड़ी बात है डॉलराइजेशन। अगर अब ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो माली मामलात को देखता है कि बैंक तश्कील पाता है, तो अपनी अपनी करेंसीज जो है वो उसकी मेथड चेंज होता है डॉलर से, तो क्या आप समझते हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो उसका काटल टूटेगा और वो डॉलर जो है वो उसकी कमर टूटेगी, और लोग जो खित्ते के लोग हैं या ममालिक हैं वो सुख का सांस लेंगे और डॉलर की इजारादारी खत्म हो जाएगी?
देखिए, इस वक्त बहुत सारे ममालिक इस वक्त अपनी करेंसी स्वैप्स कर रहे हैं। जैसे इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है तो इंडियन रुपए में खरीद रहा है। चाइना जो है वो युआन में बहुत सारी चीज़ें खरीदारी कर रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा रशिया चाइना से बहुत कुछ अपने रूबल में खरीद रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ममालिक अपनी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज डॉलर अभी बड़ी करेंसी है। हमारे जैसे मुल्क जैसे हैं, हमने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया। जैसे एससीओ में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि एससीओ को एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काम शुरू हो चुका हुआ है जी। अभी जानबूझ के बहुत सारी जो बड़े ममालिक हैं वो डेलिबरेटली वो डॉलर को धचका नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनके अपने अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, उनकी एसेट्स हैं, उनकी बिजनेसेस इस चीज़ में होते हैं। सो ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है ये बड़ा स्लो एंड स्टेडी होगा, अदरवाइज ये उन्हीं मुल्कों को ले डूबेगा जो इसको चाहते हैं कि डॉलर की वर्थ वैल्यू कम हो, क्योंकि उनके अपने एसेट्स इसी करेंसी में हैं। अच्छा, मैं एक और बात कमर चीमा साहब आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारी इंट्रिंसिक वीकनेस है। अब देखें ना, भारत की करेंसी देखें, मैं एक मुल्क में बाहर गया, मैं बताता नहीं हूँ, और मैं आई ट्राई टू यूज़ माई ओन करेंसी तो इट वाज नॉट वेलकम्ड। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें हमारे नायल हुक्मरानों का भी तो है ना, जो इस मैशत को इस नहज पे ले आए हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि मेंबर के लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह जो मेंबर IMF के या वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके पैसों से हमें कर्जा मिलता है। तो ये जब तक ये मैशत है हमारी, तो फिर हम भारत से क्या गिला करें? काजी साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इंडिया है, उसने बहुत सारे अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम, UPI पेमेंट सिस्टम एक लेके आए हैं। वो बहुत सारे मुल्कों के साथ जब उनके लोग सिंगापुर जाते हैं, UAE जाते हैं, तो वो उनको ज़्यादातर डॉलर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बायलैटरली मुल्कों के साथ पहले प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, देन किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए इस पे काम करना चाहिए। अभी हमने किसी मुल्क के साथ लाटरली इस पे काम नहीं किया कि हम अपनी करेंसी को, या फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो। हमें आज भी, आपको पता है, पैसे ट्रांसफर करने हो मुश्किल पड़ जाती है। कोई कहता है जी इजी पैसा, कोई कहता है जी दूसरा है। हमारा वो जो जैसे इंडिया के पास डिजिटल ट्रांसफर मैकेनिज्म है या जो QR कोड्स हैं वो नहीं है। हमें, मेरा ख्याल है, उस डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं, ये जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है ये रशिया में हुआ है, और रशिया में सदर पुतिन से सारे जो ताकतें हैं वो मिलने गई। वहां पर जो है इत्तेहाद हुआ, वहां पर एक फोटो जो आई उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह पर सारी ताकतें जमा हो गई हैं। इसकी अहमियत को कैसा देखते हैं सर? देखिए, पुतिन साहब के लिए तो बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि 2022 में उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया। वेस्ट अमेरिका चाहता था कि उनकी ग्लोबल आइसोलेशन हो, उनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस कर दी, लेकिन 2 साल के बाद सारी दुनिया जो है, 36 ममालिक की लीडरशिप जो है वो पुतिन के पास बैठी हुई है। 10 मेजर ममालिक हैं जो वहाँ पे दे आर पार्ट ऑफ हैं, उसका ब्रिक्स का हिस्सा हैं। तो लग तो ये रहा है कि एक चीज़ तो रशिया की इकोनॉमी, रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट, रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट ने उसकी इकोनॉमी को बचा लिया है, लिहाजा वो किसी के ऊपर उस तरह डिपेंडेंट नहीं है। सो आज सारे मुल्क उसके पास जा रहे हैं, और सब जो हैं वो 30, 40, 35 मुल्क तो वो हैं जो काजी साहब, मियाँ साहब दरख्वास्तें दे के बैठे हैं कि हमें इसमें एंटर करें। सो क्वेश्चन ये है कि उनकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो ख़त्म हुई है, और बायलैटरली तो ऑलरेडी वो ठीक एंगेज कर रहे थे। सो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त एक है इनिशिएटिव उनकी तरफ से हुआ है। थोड़ी सी ईरान की बात कर लेते हैं चीमा साहब। आप समझते हैं कि जंग किसी वक्त जो है वो एक सरप्राइज अटैक वो कर सकता है? जो ज़ाहिर है वो उनकी एक प्रेस्टीज का भी मामला है उसकी, इजराइल की। तो व्हाट डू यू लुक एट, हाउ यू लुक एट दैट? देखिए, अभी काजी साहब, अभी 2 दिन पहले ही तो पता चला है कि अमेरिका के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं, जिसमें प्रॉपर प्लान था कि इजराइल जो है वो अपने एसेट्स मूव कर रहा है, मिलिट्री एसेट्स मूव कर रहा है ईरान पे हमला करने के लिए। और अमेरिकन बड़े परेशान हैं कि या तो ये वो अपने 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस से डिस्कस करते हैं, या इजराइल के पास था तो ये चीज़ निकली कैसे है। सो उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसीलिए तो ईरान की लीडरशिप भाग रही है पूरे खित्ते में, और वो जाके कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बात की जाए कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अमेरिकी फ़ौजें भी खित्ते के अंदर बैठी हुई हैं, ईरान रिटेलिएट भी करेगा। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ईरान खित्ते के अरब ममालिक से डिस्कस करना चाहता है। और लग ये रहा है कि
जो इजराइल है उसके पास अभी तमाम ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अटैक ऐसा नहीं होगा, बड़ा स्विफ्ट होगा और बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। अब वो कैसे करते हैं अटैक, वो साइबर अटैक होगा, साहब ये जो बात की है ये बड़ी बात है कि ईरानी जो क़यादत है वो पूरे खित्ते में जा रही है। हमने देखा कि ब्रिक्स में भी ईरानी सदर और जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन दोनों को नापसंदीदा करार दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस हालात में जबकि अमेरिका उनको नहीं पसंद कर रहा, इजराइल वहाँ पर जो है उनकी दुश्मनी है, वहाँ इनका जाना कितना बड़ा अहमियत का हामिल है? देखिए, इजराइल की ग्लोबल स्टैंडिंग तो ख़त्म हो गई है, ये सिर्फ एक अमेरिका की वजह से ही वो ग्लोबल स्टैंडिंग मौजूद है। अदरवाइज जिस तरह आप देखें कि वो कर रहे हैं, UN का कोई तकद्दस नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमन राइट्स की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी देखें, अभी इन्होंने ब्रिक्स वालों ने भी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है, लेकिन सिर्फ इनवाइट किया, उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते। सो क्वेश्चन ये है कि कोई मुल्क भी जो है वो अभी वेस्ट को, अमेरिकन को नाराज नहीं करना चाहता, सारे बड़े स्लो एंड स्टेडी चीज़ें करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव ना चाइनीज ले सकते हैं, ना रशियंस ले सकते हैं, ना कोई और नॉन वेस्टर्न कंट्री ले सकता है। सो इजराइल अपनी मर्जी से कभी UN जनरल सेक्रेटरी को कह देता है जी हमें ये हमें नहीं, यहाँ पे ना आए, कभी वो यूरोपियंस को कुछ बोल देते हैं। सो राइट नाउ जब तक अमेरिकन इलेक्शंस नहीं हो जाते, इजराइल जो है वो इसी अपने मिलिट्री ऑफेंसिव में इंगेज रहेगा। लेकिन एक बात तो है ना चीमा साहब कि ईरान हैज़ दी पावर, जो उसकी जियोग्राफिकल उसकी प्लेसमेंट है, जो अपनाए हुर्मुज़ में है, उसमें उसने अगर 2-4 जहाज़ डबो देना तो उसके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो 2-4 जहाज़ डबो देगा तो द होल वर्ल्ड वुड प्लंज इनटू अ लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर। देखिए, वो तो बिल्कुल सही है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज है वहाँ पे 15-20% जो दुनिया का तेल वहाँ से गुजरता है, अगर वो वहाँ पे कोई क्राइसिस पैदा कर दें, काजी साहब, सप्लाई चेन सारी दुनिया में मुतासर हो जाएगी। रेड सी के अंदर उनके अपने होतीज बैठे हुए हैं जो उनके मुजाहमती ग्रुप हैं। अगर वो ग्लोबल सप्लाई चेन को सिर्फ रोक दें तो आप समझें कि तेल की कीमतें कहाँ पहुँच जाएँ, आप एक मुश्किल में पड़ जाएंगे। सो करने के वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यही चीज़ देखी जा रही है कि इजराइल अगर कुछ ऐसा करता है, जंग प्रोलॉन्ग होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और फिर ग्रेट पार्ट्स पे क्वेश्चन आता है कि आपने क्या किया है जो जंग भी नहीं रोक सके और मजीद उसको प्रोलॉन्ग भी किया और सीज फायर भी नहीं हुआ। चीमा साहब, इजराइल ने ईरान पर फैसला कौन हमले का जो मनसूबाबंदी की है उसमें इजरायली जो इंतजामिया है वो भी कहती है कि हमने बहुत बड़ा हमला करना है। क्या आप समझ रहे हैं कि इजराइल इतना बड़ा हमला कर सकता है, या अगर करेगा तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी? देखिए, हमला तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी सारी बात कैलकुलेशन है। फिर ईरान के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ईरान ने जो अभी तक अपने वेपन्स इस्तेमाल किए हैं उनकी जो एफिकेसी है वो अभी देखनी है कि उस तरह नहीं जो उसका यूटिलाइज किया गया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, वक्त खत्म हुआ, बस इसी बात पे ख़त्म करते हैं। इंट्रिंसिकली हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और ये जो सियासी फुटबॉल चल रहा है, जाके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें और फिर इंडिया के देखें, तो फिर मेरे ख्याल में इधर से अगर हटेगी तवज्जो को काम करेंगे तो काम होगा। इजाज़त दें, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।